कई सारे लोग उसको इस तरह कहते हैं कि आपको जल्दी पैसा बनाना है, ज़्यादा ज़्यादा बनता है तो बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है जितना बहुत पहले लगता था। एंड कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन यहाँ से हो सकता है। एंड इंडियन मार्केट इज़ सो फास्ट ग्रोइंग, मतलब आप देखिए कि हर हफ्ते आपको मेन मेन बोर्ड में 3-4 आईपीओ और एसएमए में 7-8 आईपीओज मिल रहे हैं करंट सिचुएशन में, अगर इस स्पीड से कंपनीज बढ़ रही है। लेकिन आज दिन दहाड़े कई सारे अकाउंटिंग फ्रॉड सामने आते हैं, बट ऐसी कुछ चीज़ें हमें जल्दी दिखाई नज़र नहीं आती, क्योंकि आपको अगर शेयर प्राइस डबल करनी है तो उसका धंधा डबल होना चाहिए। तो वहाँ पर मुझे वो पोटेंशियल बहुत कम लगा। ब्राइट स्पॉट ये है कि अगर कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, एट द सेम टाइम वो मुझे सही वैल्यूएशन पर भी मिल रही है, तो वहाँ पर पैसा बहुत क्रेजी बन सकता है। तो आई ट्राई टू फाइंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस गेस्ट। नमस्कार प्रसाद। मैं खुद बचपन से इनके वीडियोस देखते आ रहा हूँ। जब ये फेसलेस वीडियोस बनाते थे तब से, ये कैसे हर्षद मेहता की कहानी सुनाते थे तब से मैं इनके वीडियोस देखते आ रहा हूँ। सो आई ऑलरेडी बीन अ फैन ऑफ हिम ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज एंड वेरी हैप्पी टू होस्ट हिम फॉर अ शूट फॉर अपसर्च। तो विद दिस आई वेलकम यू प्रसाद। थैंक्स फॉर हैविंग मी कुणाल। तो प्रसाद, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो हमारे ऑडियंस को आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको सिंपलीफाई करके कैसे हम कर सकते हैं। देखो क्या है ना कि हमारा जो चैनल है, सो ऑफ द 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हमें मिले हैं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि 2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो पहले रास्ता भटक चुके थे और बाद में उन्हें पता चला कि ओके, फंडामेंटल इज द वे टू मेक रियल रियल बिग वेल्थ। मैं छोटे मोटे पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं मल्टीबैगर्स की बात करूँ, कई गुना जो बढ़ते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल्स यू कैन फाइंड दैट आउट। सो मतलब कई सारे लोग उसको इस तरह कहते हैं कि आपको जल्दी पैसा बनाना है, ज़्यादा ज़्यादा बनता है। और मतलब आजकल इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग सो सो फास्ट, तो बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है जितना बहुत पहले लगता था। सो करेक्ट। स्पीड हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन यहाँ से हो सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर कि फंडामेंटल कैसे करना है। सो द मेथड दैट आई फॉलो इज लाइक आई स्टार्ट विद द मैनेजमेंट, वाई ठीक है। मैनेजमेंट। और जबकि बाकी कई सारे लोग फाइनेंशियल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मैं क्यों मैनेजमेंट पर फोकस करता हूँ? तो क्योंकि मैं इंडिया में हूँ। अगर मैं यूएस में होता तो फिर मैं मैनेजमेंट नहीं करता, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शुरुआत करता। आ, अब आप पूछेंगे कि ये फ़र्क क्यों, कि इंडिया के लिए ऐसा है और यूएस के लिए तरीका, तो हाँ, हर कंट्री वाइज आपकी स्ट्रेटजीज अलग हो जाती है। जैसे यूएस में अगर कोई फ्रॉड करता है, स्कैम करता है, तो उसे जेल में डाला जाता है। एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक फंड था $21 बिलियन का, उसमें एक फ्रॉड किया था, उस व्यक्ति को जेल में डाला गया, वही वो मर गया। वहाँ पर एक ऑडिटर था, आर्थर एंडरसन, इनरॉन के अकाउंटिंग फ्रॉड में उसका नाम आ गया था, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। लेकिन आज दिन दहाड़े कई सारे अकाउंटिंग फ्रॉड सामने आते हैं, बट ऐसी कुछ चीज़ें हमें जल्दी दिखाई नज़र नहीं आती। करेक्ट। ठीक है। एंड केस चलता भी है तो बिकॉज इंडिया इज सो बिग एंड बिकॉज ऑफ सम लीगल थिंग्स, इसको इतना टाइम लग जाता है केस सॉल्व होने में कि तब तक लोग भाग जाते हैं इंडिया छोड़ के। सो ये सारी चीज़ें, अब मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। सो माई फर्स्ट थिंग जो मतलब मुझे उस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैं ऐसी कंपनी में जाऊँ ही नहीं जिसमें ऐसे इस तरह के लोग हैं। सो इसीलिए मैं मैनेजमेंट एनालिसिस से शुरुआत करता हूँ। वहाँ पर मैं 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखता हूँ कि जो प्रमोटर्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपसर्ज में इन्वेस्ट करना है तो मैं कुणाल और कुणाल की टीम का बैकग्राउंड चेक करूंगा कि करेक्ट। वैल्यूशनरी में क्या कुछ वो करते थे, कैसे उन्होंने शुरुआत की, इससे पहले उन्होंने जो चीज़ें की है वहाँ पर उन्होंने कुछ सही काम किया, गलत काम किए, जो भी है। तो प्रमोटर का नाम डाल दिया, ठीक है, एंड उसके सामने फ्रॉड स्कैम वगैरह डाल दिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ न्यूज़ आर्टिकल उस टाइम उसे कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे लोगों को पता कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाए या बहुत ज़्यादा प्ले शेयर्स है किसी प्रमोटर्स के, प्ले शेयर्स मतलब क्या है कि वो गिरवी रखते हैं बैंक के पास, उसके बदले में पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। सो जितने भी शेयर्स प्रमोटर के पास है, 30% से ज़्यादा प्लेज नहीं होने चाहिए। अगर 30% ज़्यादा प्लेज है तो वो भी मेरे एक रेड सिग्नल हो जाता है। अ, उसके अलावा मैं किस तरीके से, मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ, अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट। ठीक है। हम्म। सो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें मैंने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की है, और उसमें भी उसमें से एक वेल्थ मैनेजमेंट में थी, मतलब है। एंड आई ट्राई टू रीच आउट टू द एम्प्लॉयज़, उनसे समझने की बात है कि वहाँ से मुझे कुछ इनपुट्स पता चले। और फिर कंपनी के मैने जो टॉप मैनेजमेंट है वो थोड़े पॉपुलर लोग हैं,
तो उनके बारे में भी डेटा मिलना वगैरह आसान हो गया। हर बार ऐसा होता नहीं कि डेटा बहुत इजीली मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ऑडिटर्स कितने फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट वहाँ से भी बड़े बड़े रेड फ्लैग्स आते रहते हैं। कई बार होता है ऐसा है कि कंटिन्यूसली आपके ऑडिटर्स चेंज होते हैं, दैट इज नॉट अ गुड सिग्नल। ठीक है। करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें मैं मैनेजमेंट में कर लेता हूँ। ये मतलब ऑफ कोर्स थोड़ी लंबी प्रोसेस है, बट मतलब अगर शॉर्ट में बताया जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद फिर मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स एनालिसिस और फाइनेंशियल्स की तरफ जाता हूँ। फाइनेंशियल में मैं देखता हूँ कि कंपनी के रेवेन्यूज अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि नहीं। अच्छी स्पीड मतलब मेरे लिए होती है 15% से कंपाउंडेड सालाना ज़्यादा। सिमिलर स्पीड से प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, वो भी 15% से ज़्यादा से बढ़ना चाहिए, और दोनों पैरेलली बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बढ़ रहा है या सिर्फ रेवेन्यू बढ़ रहा है, बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। दैट इज माई अनदर थिंग। उसमें कुछ मैं रेशोज भी बताता हूँ, देख लेता हूँ फाइनेंशियल रेशोज जो जो चेक करने हैं। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्या उसमें ये दम है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बने। और बहुत बड़ा प्रोडक्ट, उतना मार्केट भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एल आई सी का आईपीओ आया था 1960 पर, 960 रुपीज़ पर, सॉरी 960 पर। सो मैंने उस टाइम देखा तो एल आई सी का जो मार्केट था वो 63% मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और उसमें भी ज़्यादातर ये लोग होल लाइफ इंश्योरेंस ले लो, यूलिप ले लो, इसे बेचते थे रादर देन प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस। अब इन्होंने एजेंट्स का, उनका नेटवर्क है काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें बढ़ रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि मार्केट शेयर ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी लोगों की बहुत बढ़ रही है। तो ऐसे में लोगों को समझ में आता है कि यूलिप इज़ नॉट गुड फॉर देम, प्लेन टर्म इंश्योरेंस इज गुड फॉर देम। तो ये अवेयरनेस बढ़ेगी। और वैसे भी मार्केट जो है वो मैच्योर बहुत तेजी से हो रहा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन 63 के ऊपर जाना इज़ वेरी टफ इन दैट केस, क्योंकि आपको अगर शेयर प्राइस डबल करनी है तो उसका धंधा डबल होना चाहिए। तो वहां पर मुझे वो पोटेंशियल बहुत कम लगा। यहाँ पर बिजनेस 2-3x बढ़ना इज़ वेरी टफ, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज नेवर ऑन माई रडार। आप देखेंगे उसका आईपीओ आने हुए 2-3 साल हो गए एंड द स्टॉक इज स्टिल उसी के आसपास दौड़ रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गया कि आई मीन सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको मल्टीपैकर्स ढूंढने हैं तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जो कई गुना बढ़े। 5-7% की ग्रोथ अगर है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे बहुत क्रेजी रिटर्न्स कंपनी से मिलेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर किसी कंपनी को पढ़ना और समझना चाहते होंगे, और अगर ये बात सच है तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। एट अपसर्ज हमने एक कोर्स बनाया है विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम काफ़ी सारी इन डेप्थ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ा जाए, वैल्यूएशन एनालिसिस क्या होता है, और मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे पिक कर सकते हैं। ये कोर्स हमने क्यूरेट किया है नमस्कार प्रसाद के साथ, जिनके YouTube पर 20 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और उनके वीडियोस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वीडियो पे वापस जाने से पहले जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे चेक ज़रूर कीजिएगा एंड डू एनरोल फॉर दिस कोर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद यहाँ पर कई सारे रेशोज में देख लेता हूँ, जिसमें सबसे प्यारा मेरा है डेट टू प्रॉफिट रेशो। कि मेजोरिटी कंपनी जो फेल होती है इंडिया में, वो बैंक्रप्सी की वजह से फेल होती है। बैंक्रप्सी तभी है जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा, अगर कर्जा ही नहीं है तो बैंक्रप्सी नहीं है। तो दैट इज़ वन थिंग। डेट टू प्रॉफिट रेशो की मदद से मैं मेक श्योर करता हूँ कि कंपनी का जो कर्जा है वो उसके प्रॉफिट के 3 से 4 गुना से ज़्यादा ना हो। अगर है तो वो मेरे लिए एक रेड फ्लैग बन जाता है। एंड उसके बाद देन आई शिफ्ट टुवर्ड्स वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में मैं दो टेक्निक्स जनरली यूज करता हूँ। फर्स्ट इज द प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो, एंड सेकंड वन इज द डीसीएफ हम्म। मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। और उसके बाद चेक करता हूँ कि वेदर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। तो मेरे लिए देखिए ब्राइट स्पॉट ये है कि अगर कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, एट द सेम टाइम वो मुझे सही वैल्यूएशन पर भी मिल रही है, तो वहां पर पैसा बहुत क्रेजी बन सकता है। तो आई ट्राई टू फाइंड सच काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनीज जो डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर है। आपको कोई ऐसा रिसेंट एग्जाम्पल है पिछले 2-3 साल में जो आपको आपकी दोनों क्राइटेरिया मैच कर गए हो, वैल्यूएशन फ्रंट पे भी कंफर्ट हो और ग्रोथ फ्रंट फ्रंट पे भी आपको कंफर्ट मिल रहा अ, वो मैंने जैसे हर दिवाली कुणाल आई मेक अ वीडियो ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग डे कि व्हाट आई एम बाइंग दिस दिवाली। हो? तो मैं उस मामले में थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी रहता हूँ विद द व्यूअर्स कि व्हाट आई एम बाइंग यू शुड नो एवरी ईयर। सो हम्म। साल भर में जो भी स्टॉक्स मैं खरीद रहा हूँ मैं एक ही वीडियो में बता देता हूँ। सो करेक्ट। 2022 का अगर बात करें तो उस टाइम मैंने IRFC खरीदा था। 26 रुपीज़ का आईपीओ था। 21 तक, मतलब वो 2 साल स्टॉक आप देखेंगे तो 2 साल 1 रुपए से नहीं बढ़ा था। करेक्ट। इट वॉज राइट अराउंड दैट पीरियड। तो मैंने देखा वैल्यूएशन निकाल के, तो मुझे उसका मतलब अगर देखे तो उसका पी रेशो था 5, 5, 4.5, 5 का। ओके। और उसका जो एनुअल ग्रोथ रेट था दैट वाज अराउंड 18% ओके। कंपाउंडेड सालाना।
तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा गैप लगा कि वैल्यूएशन 4-5 का मिल रहा है और ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, तो पीजी रेशो के हिसाब से आई फाउंड इट वेरी वेरी क्योंकि वो एनबीएफसी कंपनी, तो उस पर आप डीसीएफ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए पीजी रेशो की मदद से मैंने जब वैल्यूएशन निकाला तो आई फाउंड इट वेरी वेरी डिस्काउंटेड। सेकेंड थिंग, एवरी ईयर द रेवेन्यू एंड इंक्रीज, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स वर इंक्रीजिंग, तो उससे और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड स्टॉक होता जा रहा था, और भी ज़्यादा डिस्काउंट्स उस पर मिल रहे थे। सो आई बॉट इट अराउंड द लेवल ऑफ 21 रुपीज़। आई सोल्ड सम, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई, 7-8x हो गई, लेकिन आई स्टिल होल्ड सम। तो कुछ बेच दिए, कुछ होल्ड कर रहा हूँ। और तो दैट वाज थिंग। देन लास्ट ईयर की बात करें तो पिछली दिवाली का अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 2-3 वीडियोस की बात की है। उसमें से एक था ई मुद्रा। सो आई पिक्ड ई मुद्रा बिकॉज मतलब साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है और इंडिया के बाहर बहुत तेज़ी से एक्सपांड कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी मुझे सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिली कि एट दैट टाइम द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 420 रुपीज़। एंड आई फाउंड इट लाइक द ग्रोथ वाज वेरी वेरी हाई, बहुत तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही थी। और वैल्यूएशन ऐसा नहीं था कि बहुत अंडर वैल्यूड था, लेकिन ओवर वैल्यूड भी नहीं था। बट आईआरएफसी में उल्टा कैसा, आईआरएफसी वाज कचरे के भाव मिल रहा था, बट या नोबडी वाज रेडी टू बाय। राइट नाउ बहुत महंगा मिल रहा है, बट एवरीबडी इज रेडी टू बाय। सो करेक्ट। तो इस तरह की चीज़ है। बट सो राइट। इसमें दो क्वेश्चन है प्रसाद मुझे। एक तो आपने पीईजी रेशो को मेंशन किया, तो वो एग्जैक्टली आप कैसे देखते हो और वो होता क्या है? फॉर द व्यूअर्स आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दैट। एंड सेकंड इज, आपने एक और पॉइंट बोला कि डीसीएफ जनरली एनबीएफसी से बैंकिंग के लिए नहीं अप्लाई होता है, तो उसका भी क्या कारण होता है? ठीक है, तो आई स्टार्ट विद पीजी फर्स्ट। पीजी इज प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो। इसको पॉपुलराइज किया गया था जाने माने म्यूचुअल फंड मैनेजर पीटर लिंच ने। यूएस में उन्होंने काफ़ी क्रेजी रिटर्न्स का ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। पीटर लिंच का, उनके 2-3 किताबें काफ़ी फेमस है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, लर्न टू अर्न वगैरह। कभी टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो। तो ये रेशो ना, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो एक बहुत ही ओवर हाइप्ड रेशो मैं मानता हूँ, सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशो, बिकॉज इट डजेंट गिव यू एनी आइडिया। प्राइस टू अर्निंग रेशो 100 का है तो महंगा है, 10 का है तो सस्ता है, डजेंट मेक एनी सेंस। सेंस क्या बनाता है कि देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो आपको क्या बताता है। प्रॉफिट मान लो आपका 10 करोड़ का है, आपका मार्केट कैप 100 करोड़ का है, तो आपका पी रेशो हो गया 10 का। तो अब 10 का पी सस्ता है, 100 का महंगा है, तो ये ऐसे नहीं होता है। अगर आपका पी 10 का है और कंपनी आपकी ग्रो कर रही है 2% पर एनम से, हम्म। सो देन वो 10 का पी भी महंगा हो गया, बिकॉज कंपनी इज नॉट ग्रोइंग एट ऑल। पर अगर 100 का पी है कंपनी का, लेकिन उसका ग्रोथ मान लो हर साल 200% का है, तो स्टिल दैट 100 का पी इज अंडर वैल्यूड। सो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जो पीजी रेशो है, जनरली आइडियली इट शुड बी लेस देन 1.5। और जब जब ये 0.8 या फिर 0.6 या 7 से नीचे आ जाता है, देन इट इज कंसिडर कि एक बहुत, मतलब क्या है कि सिंपल सा अगर आसान भाषा में बताऊँ, मैथमेटिक्स साइड में रख के, तो जितना पी है उसके आसपास की ग्रोथ कंपनी की होनी चाहिए। पी कंपनी का 30 का है तो कंपनी की ग्रोथ 30 के अराउंड होनी चाहिए। कंपनी का पी 100 का है तो 100 के अराउंड ग्रोथ होनी चाहिए। 10 का है तो 10 के अराउंड ग्रोथ होनी चाहिए। अगर 10 का पी है और कंपनी की ग्रोथ लगातार 30% की है, सो दैट इज अंडर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू पीईजी रेशो। डीसीएफ नॉट यूज फॉर एनबीएफसी एंड बैंकिंग। हाँ, तो डीसीएफ में क्या है ना कि जब आप डीसीएफ मेथड से कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हो तो वो कैश फ्लो की मदद से निकाला जाता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब बैंक्स के लिए कैश फ्लो आप उतना ज़्यादा नहीं देखते हो, बिकॉज कैश फ्लो ऑपरेशन और बाकी कैश में आपका कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, पेन बनाने वाली कंपनी है, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो उसका रॉ मटेरियल पेन का मटेरियल है। ठीक है, मतलब प्लास्टिक होगा, बाकी चीज़ें होगी, नीब होगी उसकी। और उसके बाद उसकी फाइन प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद वो सेल हो रहा है। मतलब आपका क्या, पेन सेल हो रहा है, उसके बदले में पैसा आ रहा है आपका। राइट। तो ये क्लियर है, पैसा तभी आएगा जब माल बेचा जाएगा। बैंक्स और एनबीएफसी के इसमें चीज़ें अलग हैं। ये पैसा लोगों को दे रहे हैं, मार्जिन भी इनकी पैसा ही है, और वापस भी इनके पास पैसा ही आ रहा है। बेचना भी पैसा ही है, आ भी पैसा ही रहा है। तो डिफरेंशिएट करना इज वेरी टफ कि कौन सा पैसा क्या है, कौन सी कैश कैश क्या है। सो दैट इज वाई इन द डीसीएफ जो लोन देने वाली कंपनीज है पर्टिकुलरली, चाहे वो एनबीएफसीज हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, या फिर मेन स्ट्रीम बैंक्स हो, उन पर ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। तो उस केस में उन पर आपको पीईजी रेशो इस्तेमाल करेंगे तो बेटर है, रदर देन, मतलब लोग तो जनरली पी करते हैं, बट मैं पर्सनली और मेरे जितने भी फॉलोअर्स और सभी लोग हैं उनको तो मैं पीईजी के लिए ही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो एनबीएफसी और बैंक नहीं है, तो उसमें आपको ये दोनों रेशो इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज उससे आपको एक बेटर क्लैरिटी आएगी। बिकॉज जब आप डीसीएफ निकालते हो तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी पड़ती है कंपनी की। एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग
आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये कंपनी इतना क्यों बढ़ेगी। सो या जैसे मान लेते हैं कि आज के टाइम पे मार्केट्स में जोमेटो स्विगी बढ़ रहे हैं, तो शायद हो सकता है उसका कारण ये होगा कि भले पी मल्टीपल ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, बट ग्रोथ रेट भी पीछे से शायद उतनी आ जाएगी, इसीलिए मार्केट मान के चलते कि मार्केट करेक्ट है, तो विच नाइन यस। आउट ऑफ 10 टाइम्स होता है, तो शायद हो सकता है ग्रोथ रेट भी उतनी फास्ट पेस पे है। तो प्रसाद, हमारे पास मार्केट्स में आई थिंक 5 साढ़े 5 हजार यूनिक कंपनीज लिस्टेड है। अ, कौन सी कंपनी, मतलब कोई कंपनी मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई ये एनालाइज करनी है, तो पहले मैं मैनेजमेंट पढ़ूंगा, फिर फंडामेंटल्स जाऊंगा, फिर इश्यूज देखूंगा। बट वो कंपनी में आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि हाँ ये 40 कंपनी को मुझे पढ़ना है, या फिर ये 30 कंपनी मुझे व्हाट्सएप में ऐड करना है? तो आपको स्क्रीन रन करते हो कुछ तरीके से, या फिर कोई स्क्रीनर आपका प्री डिफाइंड है जो बना हुआ अ, है? देखिए मतलब देर आर ऑफ कोर्स आई फॉलो स्क्रीनर्स अ लॉट। और मेरे पोर्टफोलियो की मैं फ्रैंकली बता सकता हूँ कि देखिए दो तरीके का कंपनी एनालिसिस होता है, एज एवरीबॉडी नोज। वन इज अ टॉप डाउन अप्रोच, सेकंड वन इज बॉटम अप अप्रोच। सो टॉप डाउन में क्या होता है कि आप इंडस्ट्री देखते हो कौन सी इंडस्ट्री है, फिर उसमें जो ग्रोइंग इंडस्ट्री, जैसे अभी अगर देखें तो सोलर सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है, काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आ, उसके अलावा और भी मतलब नई नई ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी काफ़ी इमर्जिंग है, एआई है, मशीन लर्निंग है। सो देर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, उसमें आप कंपनीज ढूंढने की कोशिश कर दो, उसमें से एक पिक कर दो। सेकंड वन इज बॉटम अप, जहाँ पर डायरेक्टली आपको कंपनी मिल जाती है, जैसे ई मुद्रा की मैंने बात की। सो आई वॉज कंज्यूमर ऑफ ई मुद्रा, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मुझे वहां से आइडिया ओके। कि अरे ई मुद्रा है, तो लेट मी चेक ई मुद्रा। तो वहां से मैंने डायरेक्ट एनालिसिस करना शुरू किया, तो वो इजी था। सिमिलरली राइडी को खैतान की बात करें तो माई कजिन यूज टू ड्रिंक दिस वोडका कॉल्ड मैजिक मोमेंट। और तो मैंने देखा कि कौन सी कंपनी बना रही है, तो मुझे पता चला रेडी को खैतान बना रही है। वैसे वो ये भी पीता था ओल्ड मंक, लेकिन ओल्ड मंक वाली जो मोहन ब्रूरीज है वो लिस्टेड नहीं थी। ओके। तो इस तरह से भी मैंने कुछ कंपनीज ढूंढी है जिसमें से कुछ वर्कआउट हुई है। लेकिन जब आप टॉप डाउन से आ रहे हो ना, तो प्रोसेस बहुत टफ हो जाती है कि सेक्टर तो मैंने चुन लिया, अभी सेक्टर में कौन सी कितनी कंपनीज हैं, कम। कैसे पता करें, क्या करें। सो स्क्रीनर की स्क्रीन्स यहाँ पर काफ़ी मुझे यूजफुल लगती है। दो वेबसाइट्स में जनरली यूज करता हूँ, वन इज स्क्रीनर, सेकंड वन इज तिजोरी फाइनेंस। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा शेयर करके ही बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये स्क्रीनर वेबसाइट है, यहाँ पर ये सेक्शन है स्क्रीन्स। स्क्रीन्स पर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये क्रिएट न्यू स्क्रीन। और यहाँ पर जाकर आप अपनी जो भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे इन्होंने राइट साइड में एक एग्जांपल करके दिया है, मार्केट कैप इज मोर देन 500 करोड़, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 15, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो या फिर अगर आपको रेडीमेड चाहिए, तो रेडीमेड भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप जाओगे तो बहुत सारी रेडीमेड स्क्रीन्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये कुछ मेरी है। जैसे इसमें से कुछ यूज़ करता हूँ मैं, कुछ नहीं भी यूज़ करता हूँ, बट एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली बता देता हूँ, या फिर हाँ वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली एक बता देता हूँ। सो यहाँ पर ये जो कंपनीज दिख रही है वो इस क्राइटेरिया की मदद से आई है, कि मैंने ये क्राइटेरिया डाला है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ग्रेटर देन 1 करोड़, मार्केट कैपिटलाइजेशन वन, मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिकली करोड़ आप काउंट कर लो। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब 1,000 नहीं है, 1,000 रुपये नहीं है, 1,000 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15, और कंपनी ग्रोथ 15-15% जैसे मैंने आपको बताया। तो उस तरह की चीज़ें, पीजी रेशो लेस देन 1.5 और डेट टू प्रॉफिट लेस देन 4। सो इस तरह से आप जो भी चाहो वो मतलब डाल के आप कर सकते हो। बट द ओनली थिंग इज दैट कि जो भी आप टर्म यहाँ पर डालते हो, फॉर एग्जाम्पल एक न्यू स्क्रीन में बना के दिखाता हूँ आपको। द ओनली कंडीशन इज कि जैसे मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसका मार्केट वैल्यूएशन मान लो 1,000 करोड़ से ज़्यादा है। ये मैंने कंडीशन डाली, इसके बाद मुझे एंड लिखना है। देन सेकंड कंडीशन मैंने डाली कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 5 साल का वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए। परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 15 लिख दे तो भी चलेगा। अब मुझे यहीं पर रुकना है तो मैं सीधा रन दिस क्वेरी करूंगा। लेकिन अगर मुझे, तो ये सारी कंपनीज आ गई, कितनी कंपनीज इसमें आ गई। सो बहुत सारी कंपनीज आ गई, राइट। सो बट इसमें अगर मान लो मुझे एक और कंडीशन डालनी है तो मुझे एंड लिखना पड़ेगा फिर। एंड नहीं लिखोगे और बिना एंड लिखे अगर आप करोगे, जैसे यहाँ पर भी मैंने एंड लिखा है, वो भी मैं अगर हटा दूँ और यहाँ पर रन दिस क्वेरी करूँ, तो यहाँ पर एरर दिखाएगा, ठीक है। करेक्ट। सो तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू फॉलो दिस।
सो यहाँ पर बहुत सारे आपको रेडीमेड स्क्रीन्स भी मिल जाते हैं, जैसे मैजिक फार्मूला है जोएल ग्रीनब्लैट का। उन्होंने अपनी किताब में भी बताया इसके बारे में। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई होके आता है मैजिक फार्मूला, और आपको मैजिक फार्मूला के अनुसार जो भी कंपनीज है, कितनी कंपनीज यहाँ पर निकल कर आई, अराउंड 76 कंपनीज निकल कर आई मैजिक फार्मूला, वो भी आपको मिलता है। तो रेडीमेड स्क्रीन्स भी यहाँ पर है। लेकिन अगर रेडीमेड स्क्रीन्स की बात करें तो मुझे फ्रेंकली तिजोरी फाइनेंस की रेडीमेड स्क्रीन्स बेटर लगती है। वो कैसे ढूंढनी ओके। है, तो आपको तिजोरी फाइनेंस पर जाना है। रिसर्च टूल टॉप में होता है, वहां पर क्लिक कीजिए स्टॉक स्क्रीनर पर। ये आ गया स्टॉक स्क्रीनर, उस पर मैंने क्लिक कर लिया। एंड नाउ ऐसी कंपनीज जिनमें प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, ये काफी हम्म। पॉजिटिव सिग्नल है। हम्म। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल विद FII DII बाइंग, वो आपको मिल जाएगा। स्मॉल कैप कंसिस्टेंट कंपाउंडर होने वाली कंपनीज अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। सुपरस्टार फेवरेट्स, मोनोपोली कंपनीज मुझे पता करनी है। तो ऐसे कई सारी चीजें यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, वैल्यूएशन के right। अनुसार है, डिविडेंड सुपरस्टार्स है। अ, मुझे मान मुझे मान लो वैल्यूएशन कंपनीज ढूंढनी है तो रन क्वेरी पे क्लिक करूंगा। और सिमिलरली मतलब दीज आर लाइक स्क्रीन्स ऑफ तिजोरी फाइनेंस एंड स्क्रीनर आर मोर और लेस सिमिलर। बट यही है कि स्क्रीनर आपको बड़े पैमाने पर फ्री फीचर्स देता है, और तिजोरी फाइनेंस कहीं ना कहीं आपको चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। सो इन्होंने, अगर मैं मोनोपोली वाली कंपनीज देखूँ तो अमरा राजा है, 55% मार्केट शेयर इन बैटरीज मोनोपोली चल रही इनकी। आंध्रा पेट्रोकॉम 100% मार्केट शेयर इन ओक्सो अल्कोहल। अतुल है केमिकल में, 95% मार्केट शेयर है। फोर्स मोटर है। तो इस तरह की 166 कंपनीज है, ठीक है, जिनका right। बहुत तगड़ा मार्केट शेयर है। और मतलब उसमें से कुछ मेरे लिए भी नहीं है, मैं भी उनका नाम पहली बार देख रहा हूँ। बट इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको रेडीमेड मिल जाती है, जिससे आपको टॉप डाउन अप्रोच से इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने मिलता है, उन स्टॉक्स के बारे में पढ़ने मिलता है। तो ये एक ये तो इनका एक स्क्रीनर हो गया फॉर एग्जांपल। लेकिन अ, आप जैसे वैल्यूएशन के भी उनके कई सारे स्क्रीनर हैं, तो हर एक पैरामीटर पर आपको एडवांस स्क्रीनर चाहिए तो कुछ एडवांस स्क्रीनर भी आप यहाँ पर खुद बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चाहिए right। डेटा, जैसे सिमिलर जैसे स्क्रीनर पे आपको करना है वैसे ही आप कर सकते हो। एंड या सो आई मीन एज फार एज द स्क्रीनर्स आर कंसर्न, तो इस दो तरीके से आप खुद करना है तो मैं तो प्रीफर करूंगा स्क्रीनर। लेकिन अगर आपको रेडीमेड भी चाहिए मोनोपोली या फिर सुपरस्टार फेवरेट्स और कई सारे हैं, तो वो तिजोरी के मुझे थोड़े बेटर लगते हैं रेडीमेड वाले। करेक्ट। तो और प्रसाद, कुछ कुछ रेशोज जो आप पर्टिकुलरली कंसिडर करते हो, बोथ बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी और नॉन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी। तो पहले हम नॉन बैंकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये चार पांच रेशो है जो आप देखते हो, और फिर उसके बाद हम बैंकिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैं अभी एक कंपनी का नाम लेता हूँ, किसका नाम डालो आप बताइए। पीएम इंडस्ट्रीज देख लेते हैं अच्छा, उसका। फिल्म। ओके। सो 4,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। एंड राइट। सबसे पहले मैं रेशोज में देखूंगा, जैसे मैंने आपको बोला कि आई विल फोकस ऑन द बोरोइंग्स। सो कंपनी की बोरोइंग पहले ज़्यादा थी लेकिन अभी कम हुई है, 23 करोड़ पर आ गई है। सो आई विल नॉट कंपेयर इट विद इक्विटी, मेरी क्लैरिटी के लिए मैं इसे कंपेयर करूंगा विद प्रॉफिट्स। सो 23 करोड़ का डेट है और कंपनी का प्रॉफिट है 186 करोड़ का। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि कंपनी के पास इतना तो प्रॉफिट है कि कंपनी जब चाहे तब अपना डेट रिपे कर सकती है, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डेट इज नॉट अ कंसर्न फॉर दिस कंपनी बाय जस्ट कंपेयरिंग डेट विद द प्रॉफिट। अब सेम चीज मैं इस कंपनी के बारे में करता हूँ, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, एंड बैलेंस शीट पर मैं जाता हूँ और बोरोइंग्स यहाँ पर देखता हूँ। सो दिस इज अ थर्ड रो, थर्ड लाइन इज बोरोइंग। अब आप देख सकते हो कि जो 14,000 करोड़ की बोरोइंग थी वो बढ़ते 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 अभी 2,50,000 करोड़ की हो गई है। 2.5 लाख करोड़ का इनका कर्जा है, और इनका प्रॉफिट है ही नहीं। ठीक है, और इनका अगर प्रॉफिट छोड़ो, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो तो मात्र 17,000 करोड़ का है। 17,000 करोड़, अब देखिए आप, बेसिक सी बात है कि 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो इसका इंटरेस्ट तो बहुत तगड़ा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम देखते हैं तो इंटरेस्ट देखिए आप, 24,000 करोड़ का कंपनी का कर्जा है, और उतना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं है। मतलब कंपनी इंटरेस्ट नहीं चुका पा रही है, तो लोन चुकाना इज लाइक वेरी डिस्टेंट ड्रीम। सो वन शुड स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ कंपनीज। बहुत सारे मैं अभी रिसेंटली डेटा देख रहा था कि विच स्टॉक्स आर बीइंग बॉट वेरी पॉपुलरली बाय द यंगस्टर्स। उसमें मतलब ओला इलेक्ट्रिक का नाम था, और उसमें वोडाफोन आइडिया का भी नाम था। राइट। तो तो आई मीन इस तरह की कंपनी से, मतलब दिस सिंपल थिंग विल हेल्प यू अवॉइड बिग मिस्टेक्स। ये एक हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आए हैं तो मैं ये भी चेक करता हूँ कि कंपनी का
नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला सिंपल है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर कंपनी लॉस में है तो, अब प्रॉफिट में ही नहीं है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल सकते। बट आपने जिसकी बात की, फेम इंडस्ट्री, तो इसकी अगर बात करें तो कंपनी का 186 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और कंपनी का सेल्स है अराउंड 2200 करोड़ का। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज अराउंड 8%, 8% के अराउंड है। पिछले साल का मैं देखूँ तो वो भी लगभग 8% के आसपास था, उसके पिछले साल भी 8% के आसपास, और उसके पिछले साल काफ़ी कम था। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये जो कंपनी है, ये क्या करते हैं एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। सो एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑटो कंपोनेंट्स लाइक ऑटोमोटिव लाइटिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 10% का नेट प्रॉफिट मार्जिन हो। अगर ओ, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो आपको प्रॉब्लम आने में दिक्कत हो सकती है। बट कंपनी ने यहाँ पर कंसिस्टेंटली 8% मेंटेन कर रही है, सो इट इज़ अ गुड साइन। ओ, बट मतलब पहले से तो बेटर ही कर रही है। जैसे अगर FY 23 की बात, 2013 की बात करें, 2013 की, तो उस टाइम 5% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन थी, जिन्होंने अभी धीरे धीरे बढ़ाकर 8% के करीब ये लोग अभी आ गए हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो अनदर थिंग दैट आई जनरली लाइक टू चेक इज द CFO विद द कंपेयर CFO विद द प्रॉफिट। सो दिस इज ओके। अनदर रेशो दैट आई जनरली यूज, कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुड बी इक्वल टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब होता क्या है कि देखिए, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरल बेसिस पर बनते हैं। यानी कि मेरा अगर कोई सेल हो गया है, मान लो 1 करोड़ का कोई प्रोडक्ट का सेल हो गया, और मुझे पैसे नहीं भी आए तो मैं उसे रेवेन्यू में लिख लूंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार फेक इन्वॉइसेस लोग रेज करके रेवेन्यू दिखा देते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया, बट इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसे अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन कहते हैं। तो उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका प्रॉफिट है वो कैश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोट डाउन तो कर लिया, अपने माल तो बेच दिया, वेदर डिड यू गेट द मनी और नॉट, यू कैन चेक इट विद दिस फर्स्ट लाइन फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर 135 करोड़ की कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और कंपनी का प्रॉफिट है 186 करोड़ का। उसके पिछले साल भी 100 से 150 करोड़ के बीच का प्रॉफिट था, और उतना ही। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दैट इज नॉट द इशू विद दिस पर्टिकुलर कंपनी। राइट। कंसिस्टेंटली कंपनी ने मेक श्योर किया है कि उसका CFO हमेशा पॉजिटिव है, एंड दिस इज अ वेरी रेयर थिंग। टू बी फ्रैंक, आई एम चेकिंग दिस कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे नाम भी पहली बार ही पता चला। बट अब तक जो जो पैरामीटर हम देख रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा 19-20 है, बट बाकी चीज़ों में द कंपनी इज डूइंग वेल। उसके बाद एक प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, मतलब दिस इज नॉट अ रेशो, बट प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो भी मैं जनरली देखता रहता हूँ। तो पिछले कुछ सालों में इन्होंने 63% से प्रमोटर का होल्डिंग 58% पाया है। थोड़ा कम हुआ है, बट ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। कंसर्निंग मेरे लिए ये है कि FII कंपनी से, कंपनी में अपना स्टेक काफ़ी कम कर रहे हैं। सो सेफ इंडिया हो, एलिवेशन कैपिटल हो, ये जनरली पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाले वेंचर कैपिटल्स हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी बहुत एग्जिट यहाँ से ले ली है। आ, तो मोटा मोटी अगर देखें तो इसके अलावा वैल्यूएशन की अगर बात करें तो PEG रेशो में यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एडिट रेशोज में क्लिक करके आप जो चाहे रेशो यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैं एडिट रेशो पर क्लिक करता हूँ एंड फाइंड द रेशो डेट टू प्रॉफिट, ये रेशो हो गया, मैंने इसे ऐड कर दिया, सेव क्विक रेशो। तो अभी यहाँ पर टॉप में आपको डेट टू प्रॉफिट रेशो भी इसका दिख जाएगा, अगर आपको क्विक व्यू चाहिए तो। तो इस तरह के जो जो भी आपके काम के रेशोज हैं, यू कैन पुट देम हियर एंड यू कैन चेक इट आउट। तो ये मोटा मोटी कुछ रेशोज हैं जो मैं पर्टिकुलरली इनके लिए यूज़ करता हूँ फॉर नॉन बैंकिंग। बैंकिंग की बात करें तो किसी बैंक का आप नाम बता दीजिए। IDFC फर्स्ट बैंक। जैसे IDFC फर्स्ट है। सो IDFC फर्स्ट में अ, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स है, और यहाँ पर जो रेशोज है, मैं रेशोज पर जाता हूँ तो रेशोज में जनरली स्क्रीनर पर थोड़ी दिक्कत है। सो ये प्रॉब्लम आपका ये सॉल्व कर देता है तिजोरी फाइनेंस। ओके। IDFC फर्स्ट बैंक्स के लिए ये। तिजोरी फाइनेंस इज बेटर कंपेयर टू स्क्रीनर। ओके। ओके। तो यहाँ पर मैं आ गया यहाँ पर फाइनेंशियल्स में, और फाइनेंशियल्स में फिर हमें एक सेक्शन मिलता है रेशोज। ये यहाँ पर है रेशोज, ठीक है।
और रेशोज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर हमें काफ़ी सारे रेशोज मिलते हैं। तो मेरे लिए एक मैटर करता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। व्हाट इज नेट इंटरेस्ट ओके। मार्जिन? कि कंपनी ने मान लो 2% पे इंटरेस्ट लिया है, 2% इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, और 5% इंटरेस्ट पे लोगों को दिया है। तो बीच हम्म। का जो 3 है, दैट इज माई नेट इंटरेस्ट मार्जिन। करेक्ट। जितना ज्यादा उतना बेटर। So as we करेक्ट। can see, the net interest margin of IDFC Bank is continuously growing, which is a very positive sign. So पहले ही एग्जाम तो उन्होंने पास कर ली कि अच्छी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। अब देखिए, अब कई बार होता क्या है कि जब बैंक्स की चीजें आती है तो कई बार हम देखते हैं कि कंपनी नॉर्मली कंपनी की बोरोइंग्स कम होनी चाहिए, बट बैंक्स के केस में बोरोइंग ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप ज्यादा लोन दोगे, तभी आप ज्यादा पैसा कमाओगे। सो लेकिन सिर्फ लोन देके काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कितना लोन दिया, कितना लोन बांटा। सो उस पे काम नहीं चलता है। आपको ये देखना होता है कि कितना जो पैसा दिया है वो वापस भी आया है। तो आपका क्लाइंट बेस, अपने आपके लोन की क्वालिटी उससे पता चलती है। तो मतलब देखिए, अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है आपकी, वो आपको हाई बढ़ानी है तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। आपका जो डिपॉजिट्स आपके पास आ रहे, पैसा आ रहा है, वो कम इंटरेस्ट में आना चाहिए, और जिस हम्म। इंटरेस्ट पे आप दे रहे हो वो ज़्यादा होना चाहिए। करेक्ट। तो कासा रेशो वुड हेल्प हियर। कासा इज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो। तो जैसे कि आ, मतलब अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं कि सेविंग अकाउंट पे तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, 2 ढाई 3% का। तीन भी बहुत रेयरली। लेकिन अगर करंट अकाउंट की बात करें तो उस पे 0% इंटरेस्ट मिलता है, एब्सोल्यूट जीरो। सो दैट इज अ राइट। गुड थिंग फॉर द बैंक्स कि उन्हें पैसा यूज करने मिल जाता है। और आप देख सकते हो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कासा रेशो है, इन्हें लाइसेंस मिला था मुझे लगता है 17 18 के अराउंड। एंड वहाँ से उन्होंने 30 51 और अराउंड 50 के करीब उनका कासा रेशो है। राइट नाउ बैंक्स आर स्ट्रगलिंग विद कासा बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर प्रेफरिंग म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स ओवर एफडीज। सो दैट इज वाई देर इज सम सॉर्ट ऑफ कंसर्न, बट फिर भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने कासा मेंटेन किया है। दैट इज अनदर पॉजिटिव, मतलब कम कॉस्ट में ये फंड भी अक्वायर कर रहे हैं, जिससे उन्हें नेट राइट। इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ाने में फायदा मिल रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लुक एट इन द बैंक्स इज द ग्रॉस एनपीए, कि आपकी लोन की क्वालिटी क्या है, कितना पैसा वापस आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। सो एज यू कुड सी, बैंक्स का जो नेट प्रॉफिट ग्रॉस एनपीए है, इट इज़ 1.88, अभी तो कंट्रोल में है। बट 21 में ये कंट्रोल के बाहर चला गया था, अगर देखा जाए तो। मार्च 21 में इट वॉज एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो एक चीज़ है, मतलब ग्रॉस एनपीए की। सो मतलब जो आपको हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे एक एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पर भी आपको दिखेगा ग्रॉस एनपीए समटाइम्स गोइंग टचिंग 3, टचिंग 4, बट फिर भी कंट्रोल में है। आईडीएफसी बैंक इज नॉट दैट काइंड ऑफ हम्म। अगर मैं अ, इसे आईडीएफसी को अगर आईडीबीआई बैंक से अगर कंपेयर करूँ फॉर एग्जांपल, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी चीज़ें मायने रखती है, और बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है फॉर द आईडीबीआई बैंक, विच इज़ इंक्रीजिंग, विच इज़ गुड थिंग। कासा रेशो की बात करें तो कासा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। पहले दोनों रेशो में इन्होंने मेंटेन किया, बट लुक एट द थर्ड रेशो, दैट इज ग्रॉस एनपीए। सो अगर आप ग्रॉस एनपीए देखते हो आईडीबीआई का, तो थिंग्स आर वेरी हॉरिबल। आप देख सकते हो कि 2019 2020 में 27 का ग्रॉस, 100 रुपये का लोन दिया, 27 रुपये वापस ही नहीं आ रहे। दिस इज सो हॉरिबल दैट कि गवर्नमेंट खुद ने गिव अप कर रहे थे कि हम तो इस कंपनी को बेचते हैं अभी, वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ कंपनी। सो उन्होंने दे वर ऑन अ सेलिंग स्प्री कि एयर इंडिया बेच दिया। इंटरेस्टिंग चीज हुई कि आईडीबीआई के लिए किसी ने बीडी नहीं लगाई। ओके। So that is why they are running, government is running, otherwise they did not have any kind of intention to run this bank. तो this is HDFC Bank, एंड इसमें सेम चीजें हम देखते हैं। तो मतलब पॉइंट मेरा यही है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर एनी बैंक इज द ग्रॉस एनपीए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपका लोन कंट्रोल में तो बाकी चीजें कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है, आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बेटर कर सकते हो। दिस इज द केस फॉर HDFC बैंक, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, ऑल्सो द लार्जेस्ट बैंक बाय प्रॉफिट्स। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको थोड़ा कम ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, 4%, कभी 3% के अराउंड, 3.5। हम्म। कासा रेशो इज थोड़ा कम हो गया है मार्च 24 के क्वार्टर में, बट इफ यू लुक एट द ग्रॉस एनपीए, जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी ऑफ लोन्स। तो वो चीज़ हर कोई नहीं कर पाता है, दैट HDFC बैंक हैज डन। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया, आपका कासा रेशो हो गया, और नेट एनपीए की बजाय मैं ग्रॉस एनपीए पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और बैंक के केस में फिर वैल्यूएशन के लिए एक और रेशो में यूज़ करता हूँ, एंड दैट इज योर पीजी रेशो। पीजी रेशो बैंक में लग जाता है। बैंक में लग जाता है। एक और चीज मुझे समझ नहीं है, तो जैसे बैंक्स में ही पर्टिकुलरली जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितना सामान बेचा क्या प्राइस पे।
बैंक में जब हम सेल्स देखते हैं तो वो क्या उनकी खाली इंटरेस्ट इनकम होती है कि एक पूरी लोन बुक को लोग दिखाते हैं, कैसे करते हैं? पूरे इंटरेस्ट इनकम। ओके। और लोन बुक कहीं और देखनी होती है मुझे? हाँ, लोन बुक आपको अलग से मिल जाती है। बहुत सो दैट बढ़िया। इज नॉट काउंटेड इन रेवेन्यू। Okay. जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आपका हम्म। एयूएम दिखा दिया, वहां से आपको हम्म। जितना कमीशन मिल रहा है दैट इज योर रेवेन्यू और सेल्स। वन लास्ट क्वेश्चन प्रसाद, फॉर द व्यूअर्स, आप बुल रन और बेयर रन में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं? क्योंकि बुल रन में 20% के पी मल्टीपल पे 20% से ग्रोथ होती हुई कंपनी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। वही चीज बेयर रन में थोड़ा आसान हो जाती है। तो आपका थॉट प्रोसेस, व्यू पॉइंट क्या रहता है इन द केसेस ऑफ बुल रन और बेयर रन्स? देखो, मैं साल में बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं खरीदता हूँ, हार्डली 3-4 कंपनीज खरीदता हूँ। और किसी किसी साल में मैं थोड़ी ज़्यादा खरीद लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि अगर उस टाइम पीरियड में अगर मार्केट काफ़ी क्रैश हो रहा है तो। जैसे कि एट द टाइम ऑफ दिस शूट, अभी नवंबर 2024, दिसंबर 2024 में, अक्टूबर मंथ से मार्केट इज फॉलिंग अ लॉट। काफ़ी सारे क्रैशेस यहाँ पर हो रहे हैं, एफआईआर टेकिंग अकाउंट द मनी एंड ऑल। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी कंपनीज में मुझे मिल रही है, मतलब वो कंपनीज जिनका मैं इंतजार कर रहा था। मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि आप इंतजार करते रहो और उस वैल्यूएशन पर वो आएगी। क्योंकि 2020 के बाद कुछ अच्छी खासी मतलब डाउन टर्न मार्केट में नहीं देखने मिला, लेकिन अक्टूबर से अभी काफी हद तक कई सारे मिड कैप पीट रहे हैं, स्मॉल कैप पीट रहे हैं, लार्ज कैप उतने नहीं पीट रहे। बट मिड कैप स्मॉल कैप में काफी कुछ करेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और मेरा जो सिस्टम है वो सेम ही है। मतलब इंडिया इज नाउ सो बिग एंड इंडियन मार्केट इज सो फास्ट ग्रोइंग। मतलब आप देखिए कि हर हफ्ते आपको मेन मेन बोर्ड में 3-4 आईपीओ और एसएमई में 7-8 आईपीओ मिल रहे हैं करंट सिचुएशन में। तो अगर इस स्पीड से कंपनीज बढ़ रही है तो मार्केट अगर बुल रन में भी है तो हम क्या देखते हैं, बुल रन इज लाइक सेंसेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम स्मॉल कैप नहीं बढ़ रहे होते, या फिर सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहे हैं लेकिन मिड कैप नहीं बढ़ रहे होते, और किसी को पता भी नहीं होता। अगर मैं व्यूअर्स को भी पूछूं कि फिलहाल हमारा सेंसेक्स तो सबको पता है कि अभी 2024 के एंड में अराउंड 80,000 चल रहा है, निफ्टी 50 सबको पता है, लेकिन इफ आई आस्क समबडी अबाउट द मिड कैप इंडेक्स और द स्मॉल कैप इंडेक्स तो लोग नहीं बता पाएंगे। राइट। सो लोगों ने क्या किया है कि जो 50 कंपनी जो परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से ही सारी चीजें देखना शुरू कर दिया कि ये 50 बढ़ी तो मतलब सारी बढ़ी, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कई बार जब मेन इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स निफ्टी आर इंक्रीजिंग, एट द सेम टाइम कई सारे स्मॉल कैप या फिर कई बार मिड कैप या माइक्रो कैप में कुछ इंडाइसेस में काफी डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं। कई सारे सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर आप ले लीजिए, पिछले 2 महीनों में, इवन दो पिछले 2 साल में सेंसेक्स निफ्टी आर डूइंग फिनोमिनल जॉब, बट एट द सेम टाइम अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स देख रहे हो तो हर एक पीट रहा है और आड़ा टेढ़ा पीट रहा है। इवन एचडीएफसी भी नहीं छूटा है, कोई नहीं छूटा है। तो सब लोग मतलब बहुत प्रेशर में है, प्राइसेस नहीं बढ़ रही है। 3-3 साल हो गए एचडीएफसी के रिटर्न जीरो है, आपके कोटक महिंद्रा के रिटर्न जीरो, आपके आईडीएफसी फर्स्ट के रिटर्न जीरो है, इनफैक्ट निगेटिव में है। सो तो मार्केट में हमेशा इस तरह की सिचुएशंस आती रहती है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है स्टॉक वाइज, कोई पर्टिकुलर एरिया, तो आपको कुछ ना कुछ कंपनीज, कुछ ना कुछ सब सेक्टर्स ऐसे मिल ही जाते हैं जहां पर इवन दो सेंसेक्स निफ्टी हाई है फिर भी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। सो आई प्रैक्टिकल जैसे अभी पिछले 2 महीने में मैंने एनबीएफसीज पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। सो या तो इस तरह से मैं देखता रहता हूँ कि मार्केट मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता कि अभी कहाँ चल रहा है। बट मार्केट इज सो बिग कि लोगों के नज़रिए से कई सारे स्टॉक्स छूट जाते हैं जिस पर हाई मार्केट में भी डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं। एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप कौन सी बुक्स रेकमेंड करोगे व्यूअर्स को कि हाँ ये 4-5 बुक तो पढ़ ही लेनी चाहिए आपको पढ़ी? फंडामेंटल के लिए द फर्स्ट बुक दैट आई वुड रिकमेंड इज योर, मतलब जो मेरी फेवरेट है फंडामेंटल में वो है द धंधो इन्वेस्टर। मोनिश पाबरा की बड़ी बढ़िया सी किताब है। और इसमें मतलब ऑफ कोर्स एक अकेली ऐसी बुक है जिसमें डीसीएफ की भी बातें की गई है, जिसमें यू नो ही हैज टॉक्ड अबाउट वन स्ट्रेटेजी कॉल हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब अगर मैं जीता तो बहुत पैसा कमा लूंगा, लेकिन अगर मैं हारा भी तो मैं कुछ गंवाने जैसा मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब मैं बहुत कम पैसा गवाऊंगा, जीता तो 100 रुपए मिलेंगे, हारा तो 10 रुपए जाएंगे। दैट काइंड तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी कूल एंड सेक्सी इन दैट केस। और जो एग्जांपल्स भी ये बुक में दिए गए वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट दिए गए। जैसे मुझे एक एग्जांपल याद है बुक का, जो बार्बर का एग्जांपल दिया था कि नियर टाउन यस, सिटी में किसी ने बार्बर शॉप यस, खोल दिया था, यस। तो 1 महीने 1 साल तक उनके पास मोट रहा था, उसके बाद वो मोट धीरे धीरे चला जाएगा, तो आपको वो कैप्चर चला गया। करना रहता एंड देयर आर स्टोरीज लाइक मनीलाल धंधो, है। पापा एग्जैक्टली। पटेल। So, so all these people, particularly the Gujarati community who migrated from Uganda to USA, और उन्होंने किस तरह से ऐसे बिजनेसेस बनाए
दोज वर लाइक हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। तो ये चीज़ें आपको मतलब ना कि सिर्फ इन्वेस्टिंग में बट बिजनेस में भी बहुत काम आएगी। सेकेंड बुक मैं रेफर करूंगा वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। थर्ड बुक आई रिकमेंड कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय मोहनीश पाबरा, सॉरी बाय फिलिप फिशर। एंड इसमें मतलब फंडामेंटली के लिए साइकोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पराग पारिक जी का एक बुक है, स्टॉक्स टू रिचेस। सो इट गिव्स आइडिया ऑफ द साइकोलॉजिकल थिंग्स। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल उसमें दिए हैं, जो मैं बताऊंगा तो आधा घंटा चला जाएगा एटलीस्ट, इतने मतलब अभी भी याद है। स्टोरी टेलिंग से उन्होंने स्टॉक मार्केट सिखाया, साइकोलॉजिकल पार्ट। इसमें एक और चीज़, उनका एक और बिहेवियरल फाइनेंस का भी बुक है, बट स्टॉक्स टू रिचेस इज समथिंग लाइक कि मैं कहूँगा कि बहुत मतलब सबको पढ़ना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने भी इस सेशन में फाइनेंशियल्स के बारे में बाकी चीज़ों के बारे में सीखा, बट साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड दैट इज अ पार्ट दैट ही हैज टॉट इन द बुक। तो मुझे लगता है कि एक बार नहीं, कोई भी बुक आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहनी है तो आपको 3 बार उसे पढ़ना चाहिए। एंड स्टॉक्स टू रिचेस इज अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ बुक, जो आप पढ़ेंगे तो यू नो 1 1.5 2 दिन में आप खत्म कर पाओगे, ऐसी बुक है। बट अगर उसे आप 3 बार पढ़ पाए तो परमानेंट आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगे। दैट विल हेल्प यू लॉट टू सेट राइट काइंड ऑफ माइंड सेट इन द स्टॉक मार्केट एंड इन द बिजनेस। आई थिंक प्रसाद नेक्स्ट टाइम हम कोई सेशन रखेंगे वो बुक रिव्यू पे रखेंगे, ताकि आपके इंसाइट्स चाहे बुक से या फिर कोई रिसेंटली आपने बुक पढ़ी हो उसके बारे में हम डिस्कस कर सके। बट थैंक यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ योर टाइम। आपने अच्छा खासा एक ट्यूटोरियल बना दिया हमारे व्यूअर्स के लिए कि फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करना है तो बेसिक्स क्या होने चाहिए। और मुझे लगता है जब मार्केट्स थोड़े से पिट रहे होते हैं तो उस समय फंडामेंटल एनालिसिस करने का टाइम मिल जाता है और इंसान अच्छे से कर पाता है। तो दैट इज द गुड पार्ट राइट। अबाउट बेरेंस की यू आर एबल टू रीड कंपनीज फॉर द लॉन्गर रन, और वो शेयर देखते देखते भाग नहीं जाता। तो वो सही टाइम है ये वीडियो देखने का और ये प्रैक्टिस इनकलकेट करने का लोगों के लिए। बट आपने टाइम दिया, आपने 1 घंटा निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। No problem. I mean, always pleasure to talk to the audience and meet you. एंड बुक्स की अगर आपने बात की तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि बहुत कम लोगों को पता है कि व्हेन वी स्टार्टेड फिनोवेशंस, हमारे चैनल का एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस हमारी बुक रिव्यू से आता था। बिकॉज मुझे ये वो आदत है बुक पढ़ने की, तो मैं क्या करता था, बुक के रिव्यूज डालता था। तो फाइनेंस के जितने भी बुक्स हैं, अगर आपको बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो आई रिकमेंड कि उनका नाम डालो और सामने फिनोवेशंस डाल दोगे, तो भी आपको हमारे मेरे 2 3 साल पुराने जो रिव्यूज है, स्टॉक्स टू रिचेस का हो, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट का हो, या फिर धंधो इन्वेस्टर का हो, सबके मिल जाएंगे। दैट विल गिव फेयर आइडिया। तो वो भी मतलब हमेशा से आदत रही है। तो आई वुड लव टू डिस्कस द रिव्यूज एंड ऑल। लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स आर कमिंग। अभी काफ़ी कुछ मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सो राइट नाउ आई एम रीडिंग पुअर चार्लीज अल्मेनेक। उसके बाद हाउ टू इन्वेस्ट एक बुक है जिसमें दिस इज बुक फुल ऑफ इंटरव्यूज ऑफ बिग इन्वेस्टर्स। ओके। उसमें एक शॉकिंग चीज़ मुझे ये पता चली है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2008 के क्राइसिस में सबसे ज़्यादा पैसा $2 बिलियन कमाया है, और वो कमाया है डॉक्टर माइकल बरी ने। लेकिन एक बंदा था जिसने $2 बिलियन नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अब तक का हाईएस्ट 2 साल में बना हुआ पैसा है, और वो बंदे ने 2 ही महीने में कमाया था। वो था $20 बिलियन। सो एनेक्स ऑफ व्हाट माइकल बेरी मेड। सो माइकल बरी से 10x, या सो अराउंड 1,50,000 करोड़। जिसके बाद बंदे ने हेज फंड छोड़ दिया और अब अपना ही पैसा मैनेज करा क्योंकि उतना पैसा बन गया। सो दिस गाइज नेम इज जॉन पॉलसन। अब गूगल से कर लेना, मतलब जो भी ऑडियंस है वो, और इनके बारे में भी ज़रूर पढ़ लेना कि हाउ ही मेड एंड काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज एंड ऑल। तो उसमें भी उन्होंने उसी चीज़ के बारे में बात की है कि हिज बेट वाज समथिंग लाइक कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। तो उस तरह की बेट थी, एंड ही प्रिंटेड क्रेजी मनी इन दैट पर्टिकुलर क्रैश। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बुक्स के माध्यम से वगैरह वगैरह पता चलती है, तो करेंगे कभी बात। थैंक यू सो मच प्रसाद, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम ईयर, थैंक यू।